हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की क्लास आपकी ईएसटी की 8वीं क्लास है। यहाँ पर आज हम क्लास 7 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सीटेट में अगर आपका सब्जेक्ट ईएसटी है तो 40 क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। उसके लिए आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम तक मैं आपका 6 to 8 की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगी। साथ ही उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि समझ में आए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। चैप्टर 2 है आपका हमारी पृथ्वी के अंदर। इसमें देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उनको हाईलाइट भी कर रखा है। इसका पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। वीडियो देखने के बाद एक बार पीडीएफ देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो देखिए चैप्टर का नाम ही है कि हमारी पृथ्वी के अंदर इसके आंतरिक भागों की चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ाई जाएंगी। क्या क्या है इसके आंतरिक भागों में, किन किन पदार्थों से पृथ्वी आपकी बनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, तभी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। पृथ्वी का आंतरिक भाग। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। तो देखिए पहला ही यहाँ पर देखिए पॉइंट है कि प्याज की तरह, जैसे प्याज में परत परत होती हैं वैसे पृथ्वी में भी आपकी परत परत होती है। और पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको कहते हैं परपटी। देखिए ये आपका पृथ्वी यहाँ पर दिखाया गया है। ये सबसे ऊपरी जो परत है ये हो जाती है आपकी परपटी। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है। आगे बढ़ेंगे। यह महाद्वीप संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। यहाँ पर देखिए परपटी की बात की जा रही है कि परपटी जो होती है सबसे पतली परत होती है और महाद्वीपीय संहति में है ये आपकी 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में ये कितनी है, 5 किलोमीटर है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है। इसीलिए इसे Cl सिलिका तथा एल एल्यूमिना कहा जाता है। मतलब Cl या इसी को कह सकते हैं सिलिका एल्यूमिना। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सीमै या इसी को सी का मतलब हो गया सिलिका, आपका मै का मतलब हो गया मैग्नीशियम कहा जाता है। समझ नहीं आया हो तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जो परपटी होती है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है परपटी आपकी। जैसे यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया गया है कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी ये आपकी परपटी है। और इसी से संबंधित ये देखिए नीचे वाला पॉइंट है कि जो आपकी परपटी होती है ये दो भागों में बटी होती है। एक आपका हो गया महाद्वीपीय संहति, इसी को कह सकते हैं महाद्वीपीय परपटी, और दूसरा हो जाता है आपका महासागरीय परपटी। महाद्वीपीय परपटी जो होती है आपकी वो देखिए सिलिका और एल्यूमिनिया जैसे खनिजों से बनी होती है, जिसको हम शार्ट रूप में Cl कह सकते हैं। सी से आपका सिलिका हो गया और एल से आपका एल्यूमिना हो गया। ऐसे ही महासागरीय परपटी की बात करें तो सिलिका और मैग्नीशिया की बनी होती है और इसको हम सीमै, शॉर्टकट में सीमै कहते हैं। सी का मतलब सिलिका और मै का मतलब आपका मैग्नीशिया हो गया। क्लियर हो गया होगा ये। अब आगे बढ़ते हैं। परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। देखिए चित्र में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सबसे ऊपरी परपटी तो आपकी हो गई, उसके बाद ये देखिए आपका मेटल है। ये जो येलो वाला भाग है इसमें देखिए कलरफुल दिखाया गया है, तो आपका जो येलो वाला भाग है ये हो जाता है मेटल। इसकी गहराई कितनी होती है तो देखिए इस भाग की गहराई 2900 किलोमीटर लगभग होती है। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि जो मेटल होती है इसकी सबसे आंतरिक परत ये वाली हो गई, तो इसकी जो सबसे आंतरिक परत होती है क्रोड मेटल होती है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये होती है आपकी क्रोड मेटल। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मेटल की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है तो क्रोड मेटल, और इसकी गहराई कितनी होती है तो याद रखिएगा 2900 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड होती है, मैंने आपको बता ही दिया। आगे बढ़ेंगे। जिसकी त्रिज्या, क्रोड की त्रिज्या की बात की जा रही है, देखिए यहाँ पर जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। इसे निफे कहते हैं। केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब ऊंचा होता है। तो आपका देखिए Cl आपका परपटी में था, ऐसे ही सीमै था आपका महासागरीय परपटी में, और निफे आपका हो जाता है क्रोड मेटल में। निफे मतलब, निफे भी आपका शॉर्ट नेम है। नी का मतलब हो जाता है निकल और फे का मतलब हो जाता है आपका फेरस, इसी को लोहा कहते हैं हिंदी में। तो ये जो आपकी परत होती है मुख्यतः लोहे और निकल की बनी होती है। इसे निफे, नी से निकल देखिए, फे से फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोट का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, ऊपर वाली जो परपटी थी। बाकी जो 84% मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। यहाँ पर देखिए 84 + 15 + 1 आपका पूरा 100% हो जाएगा। तो 84% हिस्सा क्या है, मेटल है, और 15% हिस्सा आपका क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है तो 6371 किलोमीटर।
यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और छूट रहा था, इसको भी देख लीजिए कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। तो देखिए 6000 किलोमीटर की गहराई बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर विश्व की सबसे गहरी खान जो है वो कुल 4 ही किलोमीटर गहरी है। साथ ही में बहुत सारे इंजीनियर हैं जो तेलों की खोज करने के लिए 6 किलोमीटर तक खोद चुके हैं, लेकिन 6000 किलोमीटर की खोज करना कितनी मुश्किल बात है, कितना कठिनाई होगी इसको खोदने में। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो कि बिल्कुल असंभव है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए सैल और खनिज, बहुत इंपॉर्टेंट। विभिन्न प्रकार के आपको सैलें पढ़ने को मिलेंगे यहाँ पर। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सैलों से बनी होती है। पृथ्वी की परपटी बनने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। सैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, मुख्य रूप से सैलें आपकी 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय सैल, अवसादी सैल और कायांतरित सैल। आग्नेय सैल को इग्नियस कहते हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा। अवसादी सैल को सेडिमेंट्री सेल कहते हैं और कायांतरित सेल की आपको कहते हैं मेटामॉर्फिक सेल कहते हैं। तो इनके ये नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आग्नेय और सादी और कायांतरित ये तो सभी को याद हो जाते हैं, लेकिन इन्हीं में थोड़ा कठिनाई होती है। आगे बढ़ेंगे। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहा जाता है। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं: अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। तो देखिए मैग्मा जब द्रवित मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इसी से आपका किसका निर्माण होता है? आग्नेय सेल का निर्माण होता है। याद रखिएगा, इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। यहाँ पर देखिए मैग्मा ज्वाला से निकलता है, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, आग की तरह लाल द्रवित होता है। लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी, उसी से संबंधित यहाँ पर डिटेल किया गया है कि आपकी ये बहिर्भेदी सेल होती हैं। कैसे बनती हैं ये? जब आपकी पृथ्वी पर द्रवित लावा आता है और वो तेजी से ठंडा होता है और ठोस बन जाता है, तो उसी से बनती है आपकी बहिर्भेदी सेल। आगे इनकी संरचना बहुत महीने दिनों वाली होती है, मतलब काफ़ी समय लगता है इसमें। उदाहरण के लिए बेसाल्ट चट्टान आपकी कैसी चट्टान है? तो बहिर्भेदी आग्नेय सेल है। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से आप इसको समझ सकते हैं कि बहिर्भेदी वो हुआ जब पृथ्वी के ऊपर लावा आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस में परिवर्तित होता है, वो बहिर्भेदी हो जाता है। और अंतर्भेदी क्या होता है कि कभी कभी लावा पृथ्वी के ऊपर नहीं आ पाता है, वो अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो वो आपकी हो जाती है अंतर्भेदी आग्नेय सेल। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दोनों दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। तो याद रखिएगा, ग्रेनाइट जो है अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है, और आपका जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं ये आपकी बहिर्भेदी आग्नेय सेल की उदाहरण होती हैं। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लेई मसाले जो होते हैं तथा दानों का जो चूर्ण बनाया जाता है उनके लिए अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है। वो कौन से पत्थर होते हैं? ग्रेनाइट के। सैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सैल की परतें बनते हैं। इस प्रकार की सैल को अवसादी सैल कहते हैं। आग्नेय सेल अभी आप ऊपर पढ़ ही चुके। अब यहाँ पर देखिए अवसादी सेल से संबंधित है कि अवसादी सेल आपकी कैसे बनती हैं। तो देखिए बहुत सारी सैलें, चट्टानें जो होती हैं, बहुत सारी टूट फूट जाती हैं, चटक जाती हैं, एक दूसरे से टकराकर टूट जाती हैं। जैसे भी वो एक दूसरे से टूट जाती हैं और वो छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाती हैं। तो याद रखिएगा, ये जो छोटे छोटे कण होते हैं इन्हीं को अवसाद कहते हैं। और ये जो अवसाद होते हैं, जब हवा चलती है, बहुत तेज़ से बारिश होती है, तो ये एक दूसरे स्थान से खिसक के, बहकर या किसी भी माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे एक ही जगह पर ये इकट्ठे होते रहते हैं, दबते रहते हैं। और जब एक ही जगह पर काफ़ी समय इकट्ठे होने के बाद, धीरे धीरे इकट्ठे होने के बाद कठोर होकर ये सेल की परत बन जाती है। इस प्रकार जिस सेलों का निर्माण होता है वो आपकी अवसादी सेलें होती हैं। तो याद रखिएगा, इसमें जो अवसाद होते हैं उन्हीं के इकट्ठे होने से ये बनती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। बलुआ पत्थर देखिए आपका अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। इन सेलों में पौधा, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये भी आपका बन जाता है कि छोटे छोटे चट्टानों के अवसादों से तो ये आपकी अवसादी चट्टानें बनती ही हैं। साथ ही में देखिए अगर इन पर कभी कोई जीवाणु, कोई जानवर या पौधा इन पर रहता है तो उसके जीवाश्म भी इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए आपकी कायांतरित सेल में परिवर्तित अवसादी सेल यहाँ पर देखिए दिखाई गई है। कायांतरित चट्टानें हम आपकी आगे पढ़ेंगे। आग्नेय सेल और अवसादी सेल आपकी कंप्लीट हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों सेल में से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चिकनी मिट्टी काहे में परिवर्तित हो जाती है? देखिए स्लेट में, चूना पत्थर जो होता है संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो आपकी कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं? यही जो अभी आपने ऊपर आग्नेय और अवसादी चट्टानें पढ़ा, इसी में जब उच्च ताप और दाब के कारण इसमें जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन होकर जो चट्टानें बनती हैं वो आपकी कहलाती हैं कायांतरित चट्टानें। उदाहरण देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चिकनी मिट्टी से स्लेट और चूना पत्थर से संगमरमर। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने में के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर पिट्ठू, चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करिए। तो देखिए जब आप लोग छोटे रहे होंगे तो पत्थरों के माध्यम से कुछ खेल खेलते रहे होंगे, उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि पत्थरों का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बड़े बड़े भी उपयोग किए जाते हैं, सड़क बनाने में, घरों को बनाने में, इमारतों की छतें बनाने में, बहुत बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने में पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लाल किला है लाल बलुआ पत्थर से बना है। याद रखिएगा, ताजमहल आपका सफ़ेद संगमरमर से बना है। आगे बढ़ेंगे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण वे आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। ये सभी चीज़ें मैंने भी आपको ऊपर बता दिया है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती हैं। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए ये चक्र चलता रहता है। आग्नेय चट्टानों से आपकी अवसादी चट्टानी बनी, आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से। और जब आपकी आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानों में उच्च ताप एवं दाब के कारण जो परिवर्तन हुआ, उसके बाद आपकी कायांतरित चट्टानें बनी। उसके बाद देखिए जो कायांतरित चट्टानें हैं आपकी, वो पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती हैं, और जो द्रवित मैग्मा होता है वो पुनः ठंडा होकर आपका आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये चक्र देखिए चलता रहता है। देखिए इस चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। ये देखिए मैग्मा, लावा जो उत्पन्न होता है उसी को मैग्मा कहते हैं। तो देखिए मैग्मा है, मैग्मा से के ठंडा होने के बाद आपकी आग्नेय सेल बनती है। आग्नेय सेल से अवसाद बनते हैं, इसके टूटने फूटने से विभिन्न अवसाद, तलछटी, ये देखिए इसी अवसाद से आपकी अवसादी चट्टान बन जाती है, और अवसादी चट्टान से ही आपकी कायांतरित चट्टान बन जाती है। तो केवल अवसादी से नहीं, आग्नेय सेल और अवसादी चट्टान दोनों से ही देखिए आपकी कायांतरित चट्टानें बनती हैं। कायांतरित चट्टानें आपकी पुनः फिर से ये लावा में पिघलकर परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये देखिए एक चक्र है जो चलता रहता है, सेल चक्र इसी को कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग औषधि उद्योगों एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो देखिए आपकी जो सेलें चट्टानें होती हैं विभिन्न खनिजों से मिलकर बनी होती हैं। खनिज जो होती हैं आपके प्राकृतिक रूप से इनके भंडार पाए जाते हैं। खनिजों के निश्चित भौतिक गुण होते हैं, इनकी निश्चित रासायनिक मिश्रण भी होता है, कितने अनुपात में क्या मिला हुआ है निश्चित होता है इनमें। खनिज जो होते हैं मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। विभिन्न विभिन्न तरह के खनिज देखिए पाए जाते हैं, जैसा आपका ईंधन खनिज हो गया, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये आपके ईंधन खनिज के अंतर्गत आ जाते हैं। और कुछ औषधियों, कुछ खनिजों से औषधि बनाई जाती है, उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, उर्वरक बनाए जाते हैं कुछ खनिजों से। तो ऐसे ही विभिन्न खनिज पाए जाते हैं जो मानव के लिए महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये छूट रहा था, इसको भी देख लीजिए कि इग्नियस सेलों के नाम मैंने आपको बताया, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, उन्हीं के नाम हैं। तो आग्नेय सेल आपकी इग्नियस, इग्नियस शब्द लैटिन भाषा के शब्द इग्निस से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेंट्री, ये आपका होता है अवसादी चट्टान, लैटिन शब्द सेडिमेंटस से बना है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। ऐसे ही आपका मेटामॉर्फिक होता है, ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से बना है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। याद रखिएगा इनको, तीनों चट्टानों के आपके अलग अलग यहाँ पर जो नाम हैं उन्हीं का यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है, कौन किस भाषा में बना हुआ है। साथ ही में एक पॉइंट यहाँ पर देखिए, जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है? सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं।
अब जैसे आपकी अवसादी चट्टान हो गई, विभिन्न अवसादों के इकट्ठे होने से होती है, तो इन्हीं अवसादों के इकट्ठे होते होते देखिए कुछ जैसे मृत कुछ पौधे भी वहाँ पे आकर दब गए, कुछ जीव जंतु के अवशेष वहाँ पर आकर दब गए, तो वही आपके जीवाश्म कहलाते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं इनको भी। द्रवित मैग्मा से बने सेल क्या कहलाते हैं? मैंने आपको बताया कि मैग्मा जब पृथ्वी के ऊपर आता है सीधे ठंडा हो जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है, तो उससे आपकी आग्नेय चट्टानें बनती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? तो क्रोड है। परपटी आपकी सबसे ऊपरी परत है और परपटी के नीचे आपका मेटल होता है, मेटल के नीचे आपका क्रोड होता है। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? तो देखिए ये भी सेल के उदाहरण है। यहाँ पर देखिए सोना, पेट्रोलियम, कोयला आपका सेल नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका खनिज। सोना, पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण है? तो खनिजों के उदाहरण हैं। सेल जो होती है विभिन्न प्रकार के खनिजों से आपकी मिलकर बनी होती हैं। नेक्स्ट देखिए सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं कौन सी हैं? तो औषधि का यंत्रित आग्नेय सेल। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औषधि सेल, क्योंकि औषधि सेल ही विभिन्न औषधों के इकट्ठे होने से बनती हैं और इसी में बीच में जीवाश्म आ जाते हैं। जैसे कुछ पेड़ पौधे आकर दब गए, कुछ जीवों के कुछ मृत जीव आकर दब गए, तो वही आपका हो जाता है जीवाश्म। तो ये आपकी औषधि सेल होती है। नेक्स्ट देखिए पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो परपटी। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको पढ़ाया था। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।